ऑलराइट क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने अगला टॉपिक शुरू करना है एंड दैट इज एल्गोरिथम एनालिसिस। कि आपके पास अगर एक ही काम करने के लिए दो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं तो आप कैसे कंपेयर करेंगे कि इनमें से कौन सा प्रोग्राम बेहतर है। ठीक है, तो पहला सवाल तो आपसे ये है कि एक अच्छा प्रोग्राम कौन सा होता है, यानी आपके ख्याल में क्या चीज़ है जो कि प्रोग्राम को अच्छा बनाती है। हाँ जी क्लास, आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ। सर उसमें कोई बग्स वगैरह ना हो। हाँ जी, बग्स वगैरह ना हो सर प्रोग्राम में। ओके। पहली बात इन्होंने की है कि बग्स वगैरह ना हो। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि प्रोग्राम करेक्ट हो, जो काम उसे उससे एक्सपेक्टेड है वही रिजल्ट दे। ये ना हो कि फॉर एग्जांपल ग्रेडिंग सिस्टम है तो जिसके सबसे कम नंबर थे उसका ए आ जाए और जो हाईएस्ट था वो एफ लेके बैठा हो। ठीक है, तो एक चीज करेक्ट है कि आपका प्रोग्राम करेक्ट होना चाहिए। और यूजर फ्रेंडली उसका इंटरफेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, और इजी टू यूज। इजी टू यूज, वो इसी में आ जाते हैं यूजर फ्रेंडली में, कि यूजर कंफर्टेबली उसे इस्तेमाल कर सके। और क्या आता है? Sir, its speed should be good. व्हाट शुड बी गुड? Sir, speed. लास्ट मेन पॉइंट जो है वो ये है कि आपका प्रोग्राम जो है, अगर आपका दो प्रोग्राम है जो कि एक ही काम कर रहा है, तो आप देखेंगे कि उनमें से कौन सा प्रोग्राम है जो कि कम टाइम लेता है। ठीक है, जो बहुत तेज प्रोग्राम रन कर रहा है, जल्दी रिजल्ट दे देता है, ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा होगा। अगर मैंने ग्रेड कैलकुलेट करने हैं और मैं पूरा दिन बैठा हूँ ग्रेड के इंतजार में, तो ऑब्वियसली वो प्रोग्राम अच्छा नहीं है। और एक ऐसा प्रोग्राम जो कि 10 मिनट के अंदर ग्रेड कैलकुलेट करके दे देता है, मैं उसे प्रेफर करूंगा। ठीक है, एनी अदर सजेशन? ठीक है, तो बेसिकली करेक्ट रिजल्ट होने चाहिए, क्विक रिजल्ट होने चाहिए, और आखिरी बात यह है कि मिनिमम पॉसिबल स्पेस ले। यानी दो प्रोग्राम है, एक ही काम कर रहे हैं, उनमें से एक प्रोग्राम जो है उसे 8 GB रैम चाहिए और दूसरा प्रोग्राम है उसे सिर्फ 1 GB रैम चाहिए। तो ऑब्वियसली 1 GB रैम वाला जो प्रोग्राम है वो बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि वो कम रैम इस्तेमाल करेगा, बाकी की जो रैम है वो फिर और प्रोग्राम इस्तेमाल कर सकता है। और दूसरी बात ये भी आ जाती है कि आपका अगर प्रोग्राम जो है बहुत ज्यादा स्पेस उसे चाहिए, रैम में फिट नहीं आता, तो फिर बार बार आपको हार्ड डिस्क से उठा के लाना पड़ेगा प्रोग्राम के हिस्सों को। तो अगर हार्ड डिस्क से उठा के लाना पड़ रहा है तो वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हार्ड डिस्क की एक्सेस स्पीड बहुत स्लो होती है। आइडियली आपका प्रोग्राम रैम में से रन करना चाहिए, और अगर रैम में फिट नहीं आ रहा, बार बार हार्ड डिस्क से चीजें लानी पड़नी है, तो बहुत स्लो हो जाएगा। तो इसलिए ये तीन चीजें हैं जो कि एक प्रोग्राम को अच्छा बनाती है। कम जगह ले, कम टाइम ले, और जो रिजल्ट हैं वो उसके ठीक होने चाहिए। अब अगला सवाल आप लोगों से ये है कि व्हाट डिटरमिन्स हाउ लॉन्ग आवर प्रोग्राम वुड टेक। यानी क्या चीज है जो कि डिटरमिन करती है कि आपका प्रोग्राम 10 मिनट के अंदर एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा या 10 घंटों के अंदर एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। बताएं। सर कंपाइलर। क्लास देखें, कंपाइलर और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है दोनों चीजें ये डिटरमिन करती है कि प्रोग्राम जो है वो कितना टाइम लेगा। अगर आपने एक कोड लिखा है सी के अंदर तो वो बहुत तेज होगा। अगर वही कोड आप सी प्लस प्लस में लिखेंगे और सी प्लस प्लस का कंपाइलर इस्तेमाल करेंगे तो वो स्लोअर होगा कंपेयर टू सी कोड, उसका कंपाइलर भी स्लो होगा। और अगर यही काम आप ना सी में करते हैं ना सी प्लस प्लस में करते हैं, आप पाइथन में करते हैं, तो पाइथन जो है वो और भी ज्यादा स्लो होगा।
ठीक है। और दूसरी बात आती है कि आप कंपाइलर इस्तेमाल कर रहे हैं कि इंटरप्रेटर। कंपाइलर जो है वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही बारी में कंपाइल करके उसे रन करता है। इंटरप्रेटर जो है वो बारी बारी एक एक लाइन को इंटरप्रेट करके रन करता है। तो इंटरप्रेटर जो है वो बहुत स्लो होता है। पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर की एक फॉर्म इस्तेमाल करता है। HTML जो है वो इंटरप्रेटर इस्तेमाल करता है। C++ जो है वो प्योर कंपाइलर इस्तेमाल करता है, और उनमें भी C का कंपाइलर तेज है कंपेयर टू C++ के। ठीक है, तो आप कौन सा कंपाइलर इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बेसिकली आपको वो उसकी बेसिस पे ये आपका रनिंग टाइम जो है वो इम्पैक्ट हो सकता है, स्लो होगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है, और क्या फैक्टर है जो कि स्पीड को इन्फ्लुएंस करेंगे? हाँ जी यार, आप कुछ पूछ रहे हैं, आप क्या पूछ रहे हैं? सर C++ का कंपाइलर कंपेयर टू C क्यों स्लो है? यार उसमें जो है ना C++ में कुछ ऑप्टिमाइजेशन वगैरह लगाई होती है, तो वो करने में जो है ना आपका बेसिकली वो कोड के अंदर डालने में आपका ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, और वो कुछ ऐसे फीचर प्रोग्राम के अंदर ऐड कर देता है जिसकी वजह से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्लो होती है। मैं आपको आपने सवाल किया तो मैं क्विक जवाब दे देता हूँ इस चीज़ का, एक एग्जांपल दे देता हूँ, उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, तो आगे जाके आप खुद ही से देख लेना अगले एक दो क्लासेस के बाद, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बाद इस चीज़ को देख लेना, या मेरे पास आ जाना। वो क्या होता है कि कुछ लैंग्वेजेस जो है वो गार्बेज कलेक्शन को डाल देती है प्रोग्राम के अंदर। मैंने अपनी क्लास को पॉइंटर पढ़ा दिए हैं, अगर आप में से किसी ने पॉइंटर पढ़े हैं तो उसे पता होगा कि पॉइंटर जो है अगर आप कोई जगह एलोकेट करते हैं तो वो फिर आपको फ्री भी करनी पड़ती है, वरना वो जगह जाया जाती है। अब ये काम या तो प्रोग्रामर खुद करता है, या फिर आपका कंपाइलर प्रोग्राम के अंदर एक गार्बेज कलेक्टर डाल देता है जो कि डिसाइड करता है कि ये वेरिएबल जो है या ये पॉइंट जो जगह एलोकेट हुई थी ये इस्तेमाल हो रही है कि नहीं हो रही, और अगर नहीं हो रही तो उसे फ्री अप कर देगा। तो जो स्पेस फ्री अप करने का कॉन्सेप्ट है, यहाँ ये प्रोग्रामर खुद करता है अपने कोड के अंदर ये चीजें डाल के, या फिर गार्बेज कलेक्टर ये काम करता है। और अगर गार्बेज कलेक्टर ये काम कर रहा है तो दैट मीन्स कि आपका जो प्रोग्राम है उसके अंदर कंपाइलर ने गार्बेज कलेक्टर भी डाल दिया है, और अब जब प्रोग्राम रन करेगा तो साथ गार्बेज कलेक्शन भी कर रहा होगा, और उसकी वजह से फिर आपका प्रोग्राम बहुत स्लो हो जाएगा। समझ आ गई जी? एग्जांपल समझ आ गई कि बेसिकली एडिशनल फीचर अगर कंपाइलर डाल रहा है प्रोग्राम में तो उसकी वजह से प्रोग्राम स्लो हो जाता है। फॉर एग्जांपल सर कमेंट लाइन जो हम यूज करते हैं, कमेंट प्रोग्राम के अंदर नहीं आती, तो कमेंट का इतना मसला नहीं है, क्योंकि कमेंट तो सिर्फ आपको पढ़ते हुए नजर आते हैं, एक्चुअल प्रोग्राम जो है जो आपका कंप्यूटर है उसे वो कमेंट नजर नहीं आ रहे होते। ये इस तरह की जो है ऑप्टिमाइजेशन या एफिशिएंसी ना कि आपके प्रोग्राम को साफ करना है, वेरिएबल अपनी मर्जी से डिलीट करना है ऑटोमेटिकली, ये चीजें जब आप डालते हैं, कंपाइलर डालते हैं ये चीजें, तो आपका प्रोग्राम स्लो हो जाता है। ठीक है, खैर तो ये एक वजह, अगर आपने इस पर ज्यादा बात करनी है तो हम इसे ऑफलाइन लेके जा सकते हैं, इसके बाद बात कर सकते हैं। ठीक है, क्लास अभी बाकी कंफ्यूज हो सकती है। ओके सर। ओके, ऑलराइट। और इसके अलावा और क्या चीजें होती हैं जो प्रोग्राम को स्लो कर सकती हैं? सर सर अगर प्रोग्राम प्रोग्राम की काफी विड्थ बड़ा और होगा लेंथ। तो यस एक सर। एक मिनट यार, कौन बोल रहा था पहले? वकार बोल रहा था? सर नहीं सर, उस्मान मैं बोल रहा था सर। हाँ जी उस्मान। सर प्रोग्राम की विड्थ और लेंथ उसकी सर, उससे भी प्रोग्राम में भी जब होगा तो डिटरमिन करेगा वो भी। प्रोग्राम की लेंथ और विड्थ उसकी जो भी होगी। प्रोग्राम की विड्थ क्या होती है मेरे दोस्त? वही सर, लेंथ वही है। इस पे हम बाद में बात करेंगे, अभी इसे छोड़ दें, आपने सही कहा है, पर इस पे बाद में बात करेंगे। हाँ जी, और क्या हो सकता है? लेंथ, कंपाइलर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके अलावा क्या चीजें डिटरमिन करती हैं आपके प्रोग्राम का रनिंग टाइम? सर स्किल्स। स्किल तो इसी में आ जाता है, प्रोग्राम स्किल। ठीक है, प्रोग्राम एफिशिएंसी या प्रोग्राम की लेंथ कि कितनी दफा स्टेप लिए जाएंगे, ठीक है, वो भी डिटरमिन करता है।
यानी एक काम आप ज्यादा स्टेप्स में कर रहे हैं तो वो ज्यादा टाइम लेगा, एक काम है जो कि वही चीज कम स्टेप्स के अंदर हो जाती है तो कम टाइम लेगी। तो ये सारा जो लेंथ की जो आपने बात की और प्रोग्राम एफिशिएंसी की बात की है, वो सारा जो है बेसिकली इस चीज में आ जाता है कि प्रोग्राम का जो डिजाइन है वो कैसा था, आपका एल्गोरिथम कैसा था, प्रोग्राम एफिशिएंट है कि इनएफिशिएंट है, कोई ऐसा काम हो रहा है बिला वजह जिसका कोई मकसद नहीं है पर आप अपने प्रोग्राम के अंदर कर रहे हैं, तो वो जो है डिटरमिन करेगा कि प्रोग्राम कितना टाइम लेगा। इसके अलावा और क्या चीजें हो सकती हैं? एक वक्त में बहुत ज्यादा प्रोग्राम रन करना। एक वक्त में दो क्या? एक वक्त में बहुत ज्यादा प्रोग्राम रन करना। यार ठीक है, आपका कंप्यूटर अगर मल्टीपल चीजें रन कर रहा है तो ऑब्वियसली उन सारों के बीच में से टाइम स्प्लिट करना पड़ता है, तो जितने ज्यादा प्रोग्राम रन हो रहे होंगे आपके प्रोग्राम को उतना कम टाइम मिलेगा। और क्या चीजें हैं इसे? एक मिनट सिस्टम पे भी डिपेंड करता है। एक मिनट ठहरे, एक मिनट। ये आपने जो बात की थी वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है कि कितने प्रोग्राम के बीच में सीपीयू को जो है स्विच करना पड़ रहा है। हाँ जी, आप कौन सिस्टम कौन बोला था? सिस्टम का क्या मतलब है आपका? सर जी मतलब सीपीयू पे इतना बर्डन हो वो इतना ना बियर कर सके। आपको ठीक है, तो क्लास आपका हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, इससे भी बड़ा फर्क पड़ सकता है। हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बहुत एफिशिएंट होते हैं, वो जब प्रोग्राम को रन करते हैं बहुत तेजी से रन करते हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिनके अंदर ओवरहेड इतने होंगे, इतनी ज्यादा एडिशनल चीजें कर रहे होंगे कि आपके प्रोग्राम को ज्यादा टाइम नहीं मिल सकेगा और वो फिर स्लो डाउन हो जाएगा। और हार्डवेयर में ऑब्वियस है कि आप अगर प्रोग्राम रन करना चाहते हैं सुपर कंप्यूटर पे तो उस पर बहुत जल्दी प्रोग्राम रन होगा। वही प्रोग्राम अगर आप आज से कोई 20 साल पुरानी मशीन के ऊपर रन करना चाहेंगे तो उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपकी रैम कितनी है, आपके सीपीयू की पावर कितनी है, आपकी हार्ड डिस्क कितनी तेज है, ये सारी चीज़ें जो है आपके प्रोग्राम के रनिंग टाइम को इम्पैक्ट करती हैं। ठीक है, और आखिरी एक और पॉइंट रह गया जो कि आप सारों ने मिस कर दिया, वो बताएं और क्या चीज़ है जो कि इम्पैक्ट करेगी प्रोग्राम के रनिंग टाइम को? सर रैम हो गई? रैम हार्डवेयर में आ गया। ओके सर। ग्राफिक कार्ड हार्डवेयर में आ गया। माउस, मॉनिटर, स्पीकर वो भी हार्ड डिस्क में, वो हार्डवेयर में आ गया। इसके अलावा सर इंटरनेट भी हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम भी सर हार्डवेयर, इंटरनेट भी हार्डवेयर में आ जाएगा। और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कभी प्रोग्राम को स्लो डाउन कर देता है। क्या? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है ना वो प्रोग्राम को स्लो डाउन कर देता है, पहले वो उसको चेक करता है कि इसके अंदर। और वो इसी में आ जाता है कॉन्टेक्स्ट स्विच में कि एक वक्त पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रोग्राम्स को रन कर रहा है, तो जितने ज्यादा रन हो रहे होंगे आपके प्रोग्राम को कम टाइम मिलेगा। ठीक है, वायरस भी इसी में आ जाता है। हाँ जी, और क्लास मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपको 10 नंबर दूं और कहूं कि इनका सम मुझे बताएं तो आपको कितना टाइम लगेगा? और अगर मैं आपको 10 मिलियन नंबर दूं और कहूं कि इन्हें ऐड करके मुझे रिजल्ट दें तो आपको कितना टाइम लगेगा? ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ कि आपकी जो इनपुट है उस पर भी तो डिपेंड करता है ना कितना टाइम लेगा प्रोग्राम। अगर मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट है जिनका मैंने ग्रेड कैलकुलेट करना है तो वो जल्दी होगा। अगर मेरी क्लास में 200 स्टूडेंट है और उनका ग्रेड कैलकुलेट करना है तो उस पर काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का भी इम्पैक्ट होता है आपके प्रोग्राम के रनिंग टाइम पे। और बाय द वे रनिंग टाइम की जब हम बात करते हैं तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब हो सकता है कि आपका प्रोग्राम स्टार्ट से लेके एंड तक कितने सेकंड्स लेगा, और दूसरा मतलब ये हो सकता है कि आपका प्रोग्राम जो है स्टार्ट से लेके एंड तक कितने स्टेप्स लेगा, यानी कितने ऑपरेशन होंगे, कितने रीड होंगे, कितने राइट होंगे।
तो इन दोनों टर्म्स में आप रनिंग टाइम की बात कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सर फ्यू सेकंड्स का बस डिफरेंस होगा। क्या कह रहे हैं? फ्यू सेकंड सर होंगे। अगर हम एक्सेल की बात करें, आपने ग्रेड की बात की, तो इसमें सर हम अगर एक फार्मूला है कि लिखना है टॉप पे, तो वो 50 स्टूडेंट हो या 200 सर, वो एट अ टाइम हो जाएंगे। नहीं, पर टाइम तो बड़ा ज्यादा लगेगा ना। आपका एक लूप है जो कि 50 दफा चल रहा है, और एक लूप है जो कि 500 दफा चल रहा है, और एक लूप है जो कि 5 लाख दफा चल रहा है। तो इनका जो रनिंग टाइम होगा तीनों के बहुत फर्क हो जाएंगे। बल्कि एक काम करना, आप लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना, एक लूप लिखना जो कि 1 मिलियन टाइम रन करता हो, और उसके अंदर सी आउट कराना, देखना प्रोग्राम कितनी देर बाद खत्म होता है। और एक और लूप लिखना जो कि सिर्फ 10 दफा सी आउट कराता हो, देखना उसे कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो दोनों में काफी फर्क होगा। ओके, तो समराइज करें अपनी डिस्कशन को कि आपका प्रोग्राम जो है वो अंडरलाइंग हार्डवेयर, अंडरलाइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कंपाइलर, एल्गोरिदम एफिशिएंसी और इनपुट साइज जो है इन चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी चले आ जाता है, और हमारा जो फोकस होता है वो एल्गोरिदम एफिशिएंसी पे होता है। यानी एज अ प्रोग्रामर अंडरलाइंग हार्डवेयर कौन सी है वो शायद आपके इख्तियार में ना हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चले आप अच्छी चूज कर सकते हैं, पर वो हर कोई अच्छी चूज कर सकता है। इनपुट साइज जो है ये इस पे भी आपका इख्तियार नहीं है। अगर मैंने ग्रेडिंग करनी है तो मैं तो नहीं कह सकता ना कि मैंने कितने स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग करनी है। ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी जितने स्टूडेंट डिजाइन करेगी उन सारों की ग्रेडिंग करूंगा। तो हमारे हाथ में एज प्रोग्रामर जो चीज रह जाती है वो एल्गोरिदम एफिशिएंसी होती है, कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि एल्गोरिदम ऐसा लिखना है जो कि बाकियों के मुकाबले में ज्यादा एफिशिएंट हो। एफिशिएंट का मतलब है कि उसमें बिला वजह के जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं जिनका कोई फायदा नहीं है, ऐसे स्टेप्स नहीं होने चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में गोल अचीव होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास दो प्रोग्राम है जो कि एक ही रिजल्ट रिटर्न कर रहे हैं, हम यानी एक ही काम कर रहे हैं। तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि उनमें से कौन सा वाला प्रोग्राम जो है वो बेहतर है, ठीक है। तो उसका तरीका होता है, बेसिकली कि आप एसिम्प्टोटिक एनालिसिस इस्तेमाल करते हैं। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में क्या होता है कि आप अज्यूम करते हैं कि अंडरलाइंग हार्डवेयर सेम होगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेम होगी और इनपुट साइज सेम होगा। फिर आप देखते हैं कि प्रोग्राम के नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे, और एसिम्प्टोटिक एनालिसिस जो है वो एक मैथमेटिकल वे है डिटरमिन करने का कि आपका प्रोग्राम जो है अप्रोक्सीमेटली कितने स्टेप्स लेगा कंप्लीशन के लिए। इस पे भी और बात करता है, ठीक है। और दूसरी चीज एसिम्प्टोटिक एनालिसिस बता रहे होते हैं वो ये होता है कि जो जो आपकी इनपुट जो है, जो आपका डेटा इनपुट डेटा है वो इंक्रीज करेगा, तो आपके जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो उतने ही इंक्रीज करेंगे, उससे ज्यादा इंक्रीज करेंगे कि उसके मुकाबले में कम इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ स्टेप्स। और इसके हम अभी एग्जांपल देखेंगे तो बात और क्लियर हो जाएगी आपको थोड़ी देर में, ठीक है। अगला पॉइंट है एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में हम दो चीजों की बात करते हैं। एक होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि आपका एल्गोरिदम जो है उसका इनपुट डेटा जो जो इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता है तो उसका रनिंग टाइम जो है वो कैसे इंक्रीज करेगा। और दूसरा होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कि आपका डेटा जो है जो जो इन्फिनिटी की तरफ इंक्रीज करता है तो आपके जो एडिशनल जो रिक्वायरमेंट है, आपकी एडिशनल जो आपको स्पेस चाहिए प्रोग्राम रन करने के लिए, वो एडिशनल स्पेस कितनी होगी, ठीक है। तो हमारा जो है इस कोर्स में फोकस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। एनी क्वेश्चन क्लास अप टिल नाउ? नो सर। ऑल राइट, ठीक है। तो अगला पॉइंट है कि ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम क्या होता है।
ठीक है, ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम बेसिकली ऐसा प्रोग्राम जो कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई करे एक करेक्ट सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। कोई इसका एग्जांपल दे सकता है? हाँ जी, सर जैसे हम 2 + 2 = 4 करते हैं, वैसे 6 में से भी हम 4 माइनस करके मतलब ऐसी कोई बना सकते हैं ना एल्गोरिथम्स जो डिफरेंट हो लेकिन क्वेश्चन आंसर एक ही दे। यार वो हो सकते हैं, पर अभी मेरा सवाल थोड़ा फर्क है। मेरा सवाल ये है कि आपका एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन को ट्राई करता है एक करेक्ट सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। इसमें क्या हो सकता है? तो इसका एक एग्जांपल है पासवर्ड। अगर आपने किसी मशीन का पासवर्ड क्रैक करना है तो एक पॉसिबिलिटी है कि पासवर्ड की जितनी भी कॉम्बिनेशन बनती है आप वो सारी ट्राई करें। यानी फॉर एग्जांपल आपका लेट सपोज मैं आपको कहता हूं कि आपका पासवर्ड है जिसके अंदर सिर्फ स्मॉल लेटर्स हैं और पासवर्ड की लेंथ 3 है, तो आप पहले ट्राई करेंगे ए, फिर ट्राई करेंगे ए, फिर ए, डी, और इस तरीके से आप और पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे और आखिरी की आप कॉम्बिनेशन होगी स्मॉल जी। ठीक है, तो ये जो है ये ब्रूट फोर्सिंग है। ब्रूट फोर्स का क्या मतलब है कि जितनी भी कॉम्बिनेशन होती है आप 1 बाय 1 उन सारों को ट्राई करें। इसमें मसला क्या है? इसमें मसला ये है कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। कॉम्बिनेटोरियल एक्सप्लोजन क्या होता है कि आप इनपुट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो उससे आपका जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगी। यानी एक एग्जांपल है कि लेट्स सपोज आपके घर में n नंबर ऑफ गेस्ट ने आना है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्लान्स क्या हो सकते हैं सीटिंग के? वो n फैक्टोरियल होंगे। फॉर एग्जांपल अगर 3 गेस्ट हैं, सिर्फ 3 गेस्ट हैं, तो पहली सीट पे 3 में से कोई भी एक गेस्ट बैठ सकता है। अगली सीट पे जो बाकी 2 गेस्ट थे उनमें से कोई बैठेगा और आखिरी जो गेस्ट बच गए वो आखिरी सीट पे बैठ जाएगा। तो 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। इसको अगर विजुलाइज करना है आसानी के लिए तो लेट्स सपोज आपके 3 गेस्ट हैं ए, बी, सी। इसकी कितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है? ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी और सी बी एल। तो आपको नजर आ रहा है कि अगर तीन गेस्ट हैं तो आपके 6 पॉसिबल सीटिंग प्लान हो सकते हैं। अगर सिर्फ 2 गेस्ट थे फिर कितने होते हैं? 2 फैक्टोरियल, यानी 2 × 1 2। एक सीटिंग प्लान है ए बी और दूसरा सीटिंग प्लान है बी एफ। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके n गेस्ट हैं तो n फैक्टोरियल पॉसिबल सीटिंग प्लान होंगे। अब इसमें मसला क्या है कि अगर आपके 10 गेस्ट हैं तो 10 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 3,628,800 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये सिर्फ है अगर आपके पास 10 गेस्ट है तो आपको 3.5 मिलियन से ज्यादा कॉम्बिनेशन ट्राई करनी पड़ेगी। और अगर आप सिर्फ एक गेस्ट और बढ़ाएं तो नंबर ऑफ गेस्ट में जो इंक्रीज हुआ है वो 10% होगा और जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं वो यहां से 1000% इंक्रीज करेंगे। यानी बेसिकली क्या हो जाएगा, लेट्स सपोज 10 ही था तो इस मल्टीप्लाई बाय 10 कर लेना, तो 3628,800 इतनी ज्यादा आपकी कॉम्बिनेशन बन रही है। कहने का मतलब है कि एक गेस्ट बढ़ाने से 10% इंक्रीज से आपके टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन में 1000% इंक्रीज हो रहा है। और अगर 10 की बजाय 20 गेस्ट है आपके पास तो टोटल नंबर ऑफ सीटिंग प्लान जो है वो 20 फैक्टोरियल होता है, यानी 2.4 मिलियन पॉसिबिलिटीज। तो अब इन सारी पॉसिबिलिटीज को आपने एक्सप्लोर करके देखते हैं कि कौन सा सीटिंग प्लान सबसे अच्छा है, तो उसमें ऑब्वियसली आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और दूसरी बात ये कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि कौन सा सीटिंग प्लान अच्छा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कभी होता है कि आप मेहमानों को बुलाते हैं
तो कुछ मेहमानों की आपस में लड़ाई होती है, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे कि एक दूसरे के साथ बैठे। उसके अलावा कुछ मेहमानों को आप बुलाते हैं तो वो कहते हैं कि हमें जो है सबसे सामने वाली सीट पे बिठाओ वरना हम वापस चले जाएंगे। कोई और गेस्ट होता है जिसके नखरे होते हैं कि मुझे खिड़की के साथ वाली सीट पे बिठाओ। तो कहने का मतलब है कि आपने एक ऐसा सीटिंग प्लान बनाना है जिसमें सारे गेस्ट आपके खुश हों। तो उसके लिए फिर अगर 10 गेस्ट हैं तो आपको इतने कॉम्बिनेशन को देखना पड़ेगा कि कोई मसला तो नहीं है, और अगर 20 गेस्ट हैं तो आपको इतनी ज्यादा कॉम्बिनेशन को एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, एनी क्वेश्चन? अगली चीज है एग्जांपल ऑफ ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम। ठीक है, ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम में क्या होता है, आपका पासवर्ड साइफर क्रैकिंग आ जाती है। उसके अलावा चेस एक और एग्जांपल है। चेस में क्या होता है कि आपने एक प्रोग्राम, आपकी बेसिकली कंप्यूटर गेम खेल रहा है इंसान के खिलाफ। तो आपकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसने ऑल पॉसिबल, हर स्टेप पे उसने ऑल पॉसिबल मूव्स देखनी होती है और फिर चेक करना होता है कि इनमें से कौन सी मूव जो है वो आपको जीत के करीब लेके जाएगी। ठीक है, तो वो भी चेस में भी बहुत ज्यादा मूव्स होती हैं और आप एक एक मूव को ट्राई करना शुरू कर दें तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स जो है ऑब्वियसली फीजिबल नहीं है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का फिर क्या तरीका है? ठीक है, इस प्रॉब्लम को फिर सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप ह्यूरिस्टिक इस्तेमाल करते हैं। ह्यूरिस्टिक का मतलब ये है कि आप अपने एक्सपीरियंस को देखते हैं, आप अपनी कॉमन सेंस को देखते हैं और आप देखते हैं कि ये जो मैं चीजें ढूंढ रहा हूँ, जो कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा हूँ, उनमें से कौन सी कॉम्बिनेशन है जिसकी बिल्कुल तुक नहीं बनती और चांसेस आर कि वो कॉम्बिनेशन ना एग्जिस्ट करती हो। तो उनको आप इग्नोर कर देंगे और जो बाकी के पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं जो आपको लगता है कि इनमें से आंसर हो सकता है कहीं ना कहीं, तो उन बाकियों को आप ट्राई कर लेंगे। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो लेट सपोज आपने पासवर्ड क्रैक करना है। लेट सपोज आपको पता है कि पासवर्ड की लेंथ 4 है और लेट सपोज आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ जो कैरेक्टर्स हैं वो 90 हो सकते हैं। 90 का मतलब है कि अपर केस जो एबीसी है वो भी होगा, लोअर केस जो एबीसी है वो भी होगा, नंबर जो है कैरेक्टर, न्यूमेरिक कैरेक्टर्स वो भी होंगे, फिर उसके अलावा आपके जो स्पेशल कैरेक्टर है वो भी होंगे। तो तकरीबन आपके जो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो 90 हो जाते हैं। और अगर लेंथ 4 है पासवर्ड की तो दैट मीन कि 90 मल्टीप्लाई बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 90, इतनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है पासवर्ड की। उन सारों को आप ट्राई करेंगे तो उनमें से कोई ना कोई एक पासवर्ड आपको मिल जाएगा जो कि चल जाएगा। ठीक है, पर इसको आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? इस नंबर को आप रिड्यूस कर सकते हैं? हाँ जी, एनी आइडियाज? कैसे काम करेंगे? देखिए क्लास, अगर आप कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो कि आपको कहती है कि आपने पासवर्ड के अंदर नंबर भी डालना है, अपर केस भी डालना है, लोअर केस भी डालना है और स्पेशल कैरेक्टर भी डालना है। पर कुछ वेबसाइट होती है जो कि आपको खुली छुट्टी देती है कि जो भी पासवर्ड रखते हैं रख लो। ठीक है, तो अब होता क्या है कि ह्यूमन नेचर ये है, और इस पे स्टडी हुई थी कि लोगों ने अगर पासवर्ड, उन्हें खुली छूट मिले कि पासवर्ड किस तरह का रखना है, तो चांसेस आर कि वो सिर्फ लोअर केस कैरेक्टर इस्तेमाल करेंगे, अपर केस कैरेक्टर नहीं इस्तेमाल करेंगे और स्पेशल कैरेक्टर नहीं इस्तेमाल करेंगे, और लोअर केस के साथ शायद वो नंबर भी इस्तेमाल कर ले 1 2 3 4 5 वगैरह। ठीक है, तो अब इस इंफॉर्मेशन का हमें फायदा क्या हुआ? इसका हमें फायदा ये होगा कि आपके अगर 90 से कम होके 26 कैरेक्टर हैं जो कि इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आपकी टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितनी बनेगी? 26 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 26। तो ये जो नंबर है, दिस इज मच स्मॉलर देन दिस नंबर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर जो हम मोबाइल में पासवर्ड लगाते हैं और जब रीसेट करते हैं तो कंपनी इसे इसी मेथड से करती है? यार आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता, वो चेक करना पड़ेगा।
पहले मोबाइल का आपने अच्छा एग्जांपल दिया है। अब मोबाइल का भी पासवर्ड जो होता है स्क्रीन का, वो दो किस्म के पासवर्ड होते हैं। एक पासवर्ड होता है जिसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं, डिजिट्स, और एक पासवर्ड होता है जिसके अंदर डिजिट्स के अलावा आप कैरेक्टर भी डाल सकते हैं, ABC। तो अगर सिर्फ डिजिट वाला पासवर्ड है तो वो तो बहुत आसान हो जाएगा, यानी आपको पता है कि सिर्फ 9 ही डिजिट है। अगर मैं आपको कहूँ कि पासवर्ड की लेंथ 4 है और इनमें सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर 9 तक डिजिट हो सकते हैं, तो दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ जो कॉम्बिनेशन है वो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 होगी। ये नंबर बहुत छोटा है। बेसिकली 10,000 कॉम्बिनेशन है जो आपने ट्राई करनी है, और कंप्यूटर के लिए ट्राई करना मुश्किल नहीं है। और अगर मैं आपको कहूँ कि 019 के अलावा ABC भी हो सकता है, कैपिटल ABC भी हो सकता है, और स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है, तो अब क्या होगा? अब आपका जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है वो 10,000 की बजाय 90, लेट्स अज्यूम कि 100 कैरेक्टर है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 100 मिलियन पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जो कि आपके कंप्यूटर को ट्राई करनी पड़ेगी। इसमें ज्यादा टाइम लगेगा कि इसमें ज्यादा टाइम लगेगा? ठीक है, तो ये बात होती है कि ह्यूरिस्टिक का क्या मतलब है कि आपको अगर पहले से आइडिया हो कि ये इंसान जो है जिसके मैं कंप्यूटर को क्रैक करना चाह रहा हूँ पासवर्ड को, वो आपके ख्याल में कैपिटल लेटर इस्तेमाल करेगा, हैश इस्तेमाल करेगा, स्पेशल कैरेक्टर या न्यूमेरिक कैरेक्टर, अगर आपको पता है नहीं करेगा, तो फिर उन सारों को सर्च करने की, ट्राई करने की तुक नहीं बनती। फिर आप सिर्फ लोअर केस कैरेक्टर्स के पासवर्ड जो है वो बना के ट्राई करेंगे, और उसमें आपका टाइम जो है बहुत कम हो जाएगा। और दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि आपको इन सब केसेस पता होता है कि अगला यूजर जो है वो अपना नाम इस्तेमाल करेगा पासवर्ड में, यानी कई ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनमें आप अगर कंप्यूटर लें पहली दफा, तो उन्होंने जो पासवर्ड सेट किया होता है वो कंपनी का नाम होता है, फॉलोड बाय 1 2 3 4 5। तो अब ये है, तो ये तो आप बड़े आराम से गैस कर सकते हैं। फिर आपको पता है कि इंसान है जो कि अपने पासवर्ड से केयर नहीं करता, आप उसका भी चेक कर सकते हैं। आप कहते हैं पापा, ठीक है, तो उससे भी जो है आपको आपका टाइम बच जाएगा, आपको बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन ट्राई करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, एनी क्वेश्चन? हाँ जी यार, आप क्या पूछना चाह रहे थे? सर मैं कह रहा था जो एटीएम पे जैमर लगा के हैक करते हैं उसके अंदर भी सही ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं? वो फर्क चीज होती है, वो आपके रीड कर लेता है, ठीक, वो रीड कर लेता है, उसमें आपको क्रैक नहीं करना पड़ता, वो तो सारी इंफॉर्मेशन आपके हाथ में आ जाती है। ठीक है, ऑलराइट। तो ब्रूट फोर्स जो है इज नॉट एन ऑप्शन। अगला सवाल ये है कि हमें बेसिकली ऐसे एल्गोरिथम चाहिए जिनमें अगर डेटा, इनपुट डेटा जो है वो अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसकी वजह से रनिंग टाइम बेशक इंक्रीज करे पर बहुत ज्यादा इंक्रीज ना करे। ये हमारा गोल होना चाहिए। और हम कैसे डिसाइड करते हैं बिटवीन टू एल्गोरिथम्स के इनमें से कौन सा वाला एल्गोरिथम बेहतर है? तो उसके लिए क्लास आप इस्तेमाल करते हैं एसिम्प्टोटिक एनालिसिस, और इसकी अब हम थोड़ी देर में डिटेल देखेंगे। अगला सवाल ये है एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में, अगला पॉइंट ये है कि एसिम्प्टोटिक एनालिसिस 3 किस्म के होते हैं। एक होता है अपर बाउंड या वर्स्ट केस। वर्स्ट केस का क्या मतलब है? लेट्स सपोज ये अरे है और मैं आपको कहता हूं कि आपने सर्च करने की इस अरे के अंदर 3 की वैल्यू पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई। तो वर्स्ट केस में कितना टाइम लगेगा, कितने स्टेप्स लगेंगे ये 3 फाइंड करने में? हाँ जी, कोई बताएगा? आइडियल सिचुएशन क्या है अगर आपने इस अरे में 3 को ढूंढना है, और वर्स्ट सिचुएशन क्या है, कोई बताएगा? ठीक है क्लास, आइडियल तो ये है कि आपको 3 यहां पे मिल गया, जैसे ही आपको 3 मिला आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो वर्स्ट केस क्या है? वर्स्ट केस है कि 3 आपको यहाँ पे मिला है, तो आपको पहला सेल देखना पड़ा, फिर अगला सेल, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, और फिर फाइनली जो आखिरी सेल था
वहां पे आप पहुंचे तो आपको वो वैल्यू मिली है। अरे का पता है ना आप सबको? लास्ट यस सर पता है। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली वर्स्ट केस क्या होता है कि जो सबसे बुरी सिचुएशन है उसमें आपके प्रोग्राम को कितने स्टेप्स लगेंगे, ठीक है। और ये वर्स्ट केस कह लें, ऐसे अपर बाउंड कह लें। अपर बाउंड का मतलब है कि इतने से ज्यादा, इतना टाइम लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। यानी अगर आपने अरे सर्च करना है, उसमें अगर उसका साइज n है तो आपके n स्टेप्स लगेंगे ना। वैसे आप प्रोग्राम ऐसे लिख सकते हैं कि इस अरे को जो है 10 दफा ढूंढो। आई मीन अगर पहली दफा ढूंढने में आपको 3 की वैल्यू नहीं मिली तो दूसरी दफा ढूंढेंगे तब मिल जाएगी, तीसरी दफा ढूंढेंगे तब मिल जाएगी, चौथी दफा ढूंढेंगे तब मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। पर अगर आप वैसी हरकत करना चाहते हैं तो आप कर लें बेशक। पर जब हम अपर बाउंड की या वर्स्ट केस की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि अगर आपका रैशनल बिहेवियर है, आप एक ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें जितने स्टेप्स रिक्वायर्ड है सिर्फ उतने ही करें, तो वर्स्ट केस में कितने स्टेप्स हो सकते हैं वो आपका अपर बाउंड है, ठीक है। यानी अरे में नंबर फाइंड करना था तो आपको पहले सेल पे नंबर मिल सकता था, पर वर्स्ट केस क्या था कि वो नंबर जो है वो आखिरी सेल पे पड़ा हुआ है और आपको सारे सेल ढूंढने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। आगे आ जाए, लोअर बाउंड क्या होगी? लोअर बाउंड का क्या मतलब है? लोअर बाउंड का मतलब है कि आपका प्रोग्राम जो है इससे कम टाइम में नहीं कर सकता, यानी आपका प्रोग्राम इससे कम स्टेप्स में कंप्लीट नहीं हो सकता। इस चीज का क्या मतलब है? इस चीज का क्लास मतलब है कि लेट्स सपोज अब मैं प्रॉब्लम चेंज करता हूं, मैं आपको प्रॉब्लम देता हूं कि आपने एक फाइंड करना है कि इस पूरे अरे में मैक्सिमम नंबर कौन से है। लेट सपोज मैक्सिमम नंबर जो है वो पहले सेल में पड़ा हुआ था, तो मुझे एक बात बताएं, पहले सेल को चेक करके आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा कि नहीं होगा? नो सर नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है उसे सब सेल सर्च करने पड़ेंगे। यस, आपको पहला सेल देखना पड़ेगा। आप देखेंगे कि अभी तक जो सेल देखे उनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, फिर आप अगला सेल देखेंगे, फिर उससे अगला देखेंगे। तो बेसिकली जब तक आप ये सारे के सारे सेल नहीं देख लेते हैं तब तक आप गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि मैक्सिमम नंबर कौन सा था, ठीक है। तो इन दिस केस जो लोअर बाउंड है वो फिर है कि आपको सारे के सारे सेल ही देखने पड़ेंगे। इससे कम सेल देख के, यानी इससे कम सेल्स देख के आप नहीं बता सकते कि मैक्सिमम नंबर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली लोअर बाउंड होती है कि आपका प्रोग्राम जो है बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो में भी रन करे तो इससे ज्यादा इतने स्टेप्स तो उसे हर हाल में लेने ही पड़ेंगे, इससे कम स्टेप्स में आपका काम नहीं हो सकता, ठीक है। और आखिरी चीज होती है एवरेज केस। एवरेज केस का क्या मतलब है कि आपका प्रोग्राम रन कर रहा है, इट इज पॉसिबल कि फॉर एग्जांपल आपने 3 फाइंड करना है, तो आप अगर प्रोग्राम को 100 दफा रन करते हैं 100 दफा डिफरेंट वैल्यूज के साथ, तो इट इज पॉसिबल कि वो वैल्यू जो आप ढूंढ रहे हैं कभी आपको यहाँ पे मिल जाए, कभी यहाँ पे मिल जाए, कभी आपको यहाँ पे मिल जाए, कभी इधर मिल जाए, ठीक है। यानी कभी पहले स्टेप के बाद ही खत्म हो जाएगा, कभी दूसरे स्टेप पे खत्म होगा, कभी तीसरे पे खत्म होगा, और कभी आपको आखिरी सेल तक जाना पड़ेगा। तो ऑन एवरेज आपको कितना टाइम लगता है? ऑन एवरेज 100 दफा रन किए, 1000 दफा रन किए, लाख दफा रन किए, ऑन एवरेज आपको कितने स्टेप्स लग रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 टाइप के एसिम्प्टोटिक एनालिसिस होते हैं। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपर बाउंड पे होगा, ठीक है। अपर बाउंड या वर्स्ट केस कि इससे ज्यादा नहीं टाइम लिया जाएगा। आगे चले, ठीक है। ऑलराइट जी, हमने बात कर लिया। ऑलराइट, अब मैं आपको कुछ प्रोग्राम शो करता हूँ पीसेस ऑफ कोड, और आपने बताना है कि इसके अंदर जो ऑपरेशन है ये ऑपरेशन कितनी दफा एग्जीक्यूट होगा। और बाय द वे ये ऑपरेशन मैंने इंग्लिश का एक लफ्ज लिखा है,
इसके अंदर आपका कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन भी हो सकते थे, इनपुट आउटपुट हो सकती थी, असाइनमेंट ऑपरेशन हो सकते थे, फंक्शन कॉल हो सकती थी, और उनका जो है एक कॉम्बिनेशन भी हो सकती थी कि प्लस माइनस करके असाइनमेंट करके उसे सी आउट करवा दिया। तो ये ऑपरेशन जो भी हो रहा है वो मैंने हाइड कर दिया, आपको नहीं पता कि ऑपरेशन क्या है, पर आपने ये बताना है कि ये ऑपरेशन कितनी दफा होगा। सर जब तक आई एन के बराबर नहीं चल जाता। जब तक आई एन के बराबर नहीं जाता तो आई कितनी दफा लूप रन करेगा? सर इंफिनिटी होगा। या एन टाइम्स, एन की जो भी वैल्यू है वो ये ऑपरेशन उतनी दफा रन करेगा। बाय द वे इंफिनिटी भी हो सकता है, यानी आप कह दें कि एक बहुत लार्ज वैल्यू है जब तक ये रन करी जाएगा, ठीक है। पर लेट्स सपोज जो भी एन की वैल्यू है ये ऑपरेशन उतनी दफा रन करेगा, ठीक है। आगे आ जाए, इस प्रोग्राम में ऑपरेशन कितनी दफा रन करेगा? सेम सर वैसे। हाँ जी, ये लूप है जो कि इस लूप के अंदर है। तो आप आई और जे की वैल्यू से 0 0 करके देखें, बताएं कितनी ऑपरेशन रन करता है। एक काम करें, लेट्स सपोज n इज इक्वल टू 2, ये प्रोग्राम कितनी दफा रन करेगा? 3 दफा सर। कोई और जवाब, कोई ठीक जवाब देना चाहेगा? कोई इससे डिसएग्री करता है? ऑल राइट, लेट्स सपोज आई इज इक्वल टू 0 है, 0 इज लेस देन n, आप अंदर आ जाएंगे। अब पहले जो है j इज इक्वल टू 0 होगा और ऑपरेशन रन करेगा। अगली आइट्रेशन में i की वैल्यू 0 ही है और j की वैल्यू जो है वो 1 होगी। उससे अगली आइट्रेशन में i की वैल्यू 0 ही है, j की वैल्यू 2 है। j की वैल्यू जब 2 है तो 2 इज लेस देन 2 वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, विच मीन्स कि ऑपरेशन रन नहीं करेगा और आप लूप से बाहर आ जाएंगे। और फिर i की अगली बारी शुरू होगी, यानी i इज इक्वल टू 1 है, j इज इक्वल टू 0, फिर अगली आइट्रेशन i इज इक्वल टू 1 है, j इज इक्वल टू 1, फिर अगली आइट्रेशन i इज इक्वल टू 1 है और j इज इक्वल टू 2। पर क्योंकि 2 इज लेस देन 2 वाली कंडीशन फॉल्स होगी, ये वाली कंडीशन, तो आपका ऑपरेशन रन नहीं करेगा और आप लूप से बाहर आ जाएंगे। फिर आउटर लूप की अगली आइट्रेशन शुरू होगी, i इज इक्वल टू 2, तो i2 है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फिर आपका लूप खत्म हो जाएगा। तो ऑपरेशन कितनी दफा रन किया है? 1 2 3 4। अगर n की वैल्यू, अगर n की वैल्यू 2 की बजाय 3 होती तो अब कितनी दफा रन करता? सर 6 टाइम्स। टाइम सर। जब i की वैल्यू 0 है तो इनर लूप 3 दफा रन करेगा, जब i की वैल्यू 1 है तो इनर लूप 3 दफा रन करेगा, जब i की वैल्यू 2 है तो इनर लूप 3 दफा रन करेगा, जब i की वैल्यू 3 है तो आपकी कंडीशन फॉल्स होगी और आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो 3 + 3 + 3 कितना हुआ? 9। तो इस चीज को आप अगर n की टर्म में अगर बात करनी है तो ये लूप n टाइम्स रन करता है और ये लूप के अंदर जो है n टाइम्स ऑपरेशन रन करते हैं, और ये लूप जो है ये कितनी दफा कॉल हो रहा है, तो ये लूप भी तो n टाइम्स रन कर रहा है ना, इसकी वजह से। तो n मल्टीप्लाई बाय n जो है बेसिकली n²। ये प्रोग्राम, ये जो कोड है इसमें ऑपरेशन n² टाइम रन करेगा, n मल्टीप्लाई बाय n।
यानी इनर लूप जो है उसके अंदर जो भी काम होगा वो n दफा होगा, और इनर लूप बजाते खुद कितनी दफा कॉल होगा तो वो आउटर लूप डिपेंड कर रहा है, और आउटर लूप उसे n टाइम्स रन करेगा, तो n मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर हो जाता है। तीसरा कोड है, इस केस में ऑपरेशन कितनी दफा रन करेगा, और यहाँ पे एक जो स्लाइड डिफरेंस है वो ये है कि इधर j लेस देन n था, यहाँ पे j लेस देन i है। तो क्लास मैथमेटिकली एक एक्सप्रेशन बनाए 1 2 3 4 5 की टर्म में कि ऑपरेशन कितनी दफा रन करेगा। एनी आइडियाज? सर n टाइम्स टाइम करते हैं तो ऑपरेशन 3 टाइम रन करेगा अगर वैल्यू 1 रखते हैं। जब i 0 है तो इनर लूप जो है वो 0 दफा रन करेगा, जब i 1 है तो इनर लूप 1 दफा रन करेगा, जब i 2 है तो इनर लूप 0 और 1 यानी 2 दफा रन करेगा, जब i 3 है तो इनर लूप 3 दफा रन करेगा, और जब i n है तो इनर लूप जो है वो n टाइम्स रन करेगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितना हुआ? 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ब्ला 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 प्लस n माइनस 1 प्लस n। एक्चुअली बस यहां तक है। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी तुझे हम अगली क्लास में से कैलकुलेट करेंगे, और वैसे अभी आपके लिए ये जानना सफिशिएंट है कि जो दूसरा प्रोग्राम है वो भी n मल्टीप्लाई बाय n यानी n स्क्वायर टाइम रन करेगा, अप्रोक्सीमेटली n स्क्वायर टाइम रन करेगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ है। ये कैसे आए वैल्यू ये हम आगे जाके देखेंगे, तो अभी आपको एटलीस्ट नजर आ रहा है कि पहली दफा 1 दफा रन हुआ है, अगली बारी में 2 दफा रन हुआ है, फिर 3 दफा रन हुआ है, फिर 4 दफा रन हुआ है, और आखिरी दफा जो है वो n-1 दफा रन हुआ है। इन सारों को ऐड कर दें तो अप्रोक्सीमेटली n स्क्वायर के करीब वैल्यू आ जाएगी। एनी क्वेश्चन क्लास? ऑलराइट, अब अगली चीज है कि हम अब इसको मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं एसिम्प्टोटिक एनालिसिस इस्तेमाल करके। ऑलराइट, पहली चीज तो ये कि लेट सपोज ये एक फंक्शन है। किस चीज का फंक्शन है? ये बेसिकली बता रहे हैं कि इनपुट जब आपकी इंक्रीज करती है तो रनिंग टाइम जो है वो कितना इंक्रीज करेगा। तो वो आपको नजर आ रहा है कि जो जो इनपुट इंक्रीज करती है आपका रनिंग टाइम जो है वो इस तरीके से इंक्रीज करी जाता है। और ये लेट्स सपोज ये आपका अपना प्रोग्राम है जिसके रनिंग टाइम को आपने ग्राफ में शो किया होगा। ठीक है, ऑलराइट, इसके बाद जो है एक और फंक्शन है, ये किसी प्रोग्राम का भी हो सकता है या कोई अपनी तरफ से कोई वैसे आप बना सकते हैं। इस फंक्शन का नाम लेट्स सपोज gn है, और ये भी क्या बता रहा है कि जो जो इनपुट साइज बढ़ती है तो इस प्रोग्राम का रनिंग टाइम कैसे इंक्रीज करेगा। ये पॉइंट क्लियर हुए? ये आपका अपना प्रोग्राम है और ये जो है कोई रेफरेंस के तौर पे कोई और प्रोग्राम है जिसके रेफरेंस के तौर पे आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अब होता क्या है, आपको एक चीज नजर आ रही है कि बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, यानी इस पॉइंट के बाद से इनपुट जितनी भी इंक्रीज कर जाए आपके प्रोग्राम का जो रनिंग टाइम होगा वो इस प्रोग्राम के रनिंग टाइम से कम होगा हमेशा। और ये आपको नजर आ रहा है जो जो इनपुट साइज इंक्रीज कर रहा है इसका भी रनिंग टाइम इंक्रीज कर रहा है, इसका भी रनिंग टाइम इंक्रीज कर रहा है, और इसका रनिंग टाइम जो है वो हमेशा इससे ऊपर ही रहेगा। तो इस चीज को अगर आप इस पॉइंट का, इस ऑब्जर्वेशन का फायदा क्या है
इस ऑब्जर्वेशन का फायदा ये है कि अगर आपने कोई प्रोग्राम लिखा है तो आप कह सकते हैं कि मेरा प्रोग्राम जो है वो वर्स्ट केस में इससे कम टाइम लेगा। यानी आपका प्रोग्राम जितना मर्जी बुरा हो जाए, जितना मर्जी डेटा बढ़ जाए, जितनी मर्जी इनपुट बढ़ जाए, आपके प्रोग्राम का रनिंग टाइम इससे कम ही रहेगा। तो इससे आपको पता लग जाता है कि प्रोग्राम अच्छा है कि नहीं है। यानी इसका मुझे एक एग्जांपल सोचते थे। हाँ, अगर मैं आपको कहूं कि फलाना बंदा जो है वो लाखपति है, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि आपको पता लग जाएगा कि उसके बैंक में जो है कोई लाख रुपए पड़े होंगे। अगर मैं कह दूं कि बंदा करोड़पति है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि एग्जैक्ट करोड़ रुपए ही पड़ा हुआ है, और उसका ये मतलब है कि उसका बैंक में जो है करोड़ के आसपास अप्रोक्सीमेटली पैसे पड़े हुए हैं। अगर कोई अरबपति है तो उसके बैंक में जो है वो अरब रुपए के आसपास पड़ा होगा। तो कहने का मतलब है, जब मैं ये लफ्ज बोलता हूँ कि अरबपति, करोड़पति या लाखपति, तो आपको एक अंदाजा हो जाता है कि ये जो है इसके पास कितना पैसा पड़ा हुआ है। अब वही बात यहाँ पे भी होती है। हम आगे जाके क्लासेस देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं, और आप देखते हैं कि आपका जो प्रोग्राम का रनिंग टाइम है वो किस फंक्शन के करीब था रहा है। फिर आप बता देते हैं कि हमारा जो रनिंग टाइम है वो इसके करीब था रहा है। तो उससे किसानों को पता लग जाएगा कि आपका प्रोग्राम अच्छा है कि बुरा है, और इसके हम आगे एग्जांपल करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, खैर, तो ये जो हमने ग्राफ में शो किया है, इसको बोलने का एक और तरीका क्या होता है, जहां तो आप कह सकते हैं कि एफ ऑफ एन इज बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन। यानी इसका क्या मतलब है कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद एफ ऑफ एन की जो भी वैल्यू होगी वो जी ऑफ एन से कम ही होगी, ज्यादा नहीं होगी, हमेशा कम होगी। और इसे बोलने का एक और तरीका, लिखने का एक और तरीका क्या है, जो टेक्निकल तरीका है वो ये है, आप लिखते हैं कि एफ ऑफ एन इज बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, अभी हम इसकी एग्जांपल देखते हैं तो और क्लियर होना चाहिए। ठीक है, पहला एग्जांपल, लेट्स सपोज ये कुछ एफिशिएंसी क्लासेस होती हैं। पहली क्लास कौन सी है? कांस्टेंट टाइम, यानी बिग ओ ऑफ एन। इसका क्या मतलब है? ये जो लाइन बनी हुई है, ये आपको नजर आ रही होगी, ये लाइन बनी हुई है। तो इस लाइन में क्या हो रहा है कि इनपुट जितनी मर्जी इंक्रीज कर जाए, आपके जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हैं उनमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसको आप कहते हैं कांस्टेंट टाइम या बिग ऑफ वन, कि जितनी मर्जी इनपुट बढ़ जाए आपके नंबर ऑफ स्टेप्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको। लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूं कि आपने अरे का जो पहला एलिमेंट है उसे डिस्प्ले करना है। आप सिंपली क्या लिखेंगे? सी आउट, अरे का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0, यानी इस अरे का जो 0th एलिमेंट है उसे प्रिंट कर दो स्क्रीन के ऊपर। अब मुझे एक बात बताएं, अगर अरे का साइज 10 है तो इस प्रोग्राम को कितना टाइम लगेगा? अगर अरे का साइज 10 मिलियन है तब आपके इस प्रोग्राम को कितना टाइम लगेगा? कोई जवाब देगा? सर सेम टाइम, जितना टाइम लगा उतना ही टाइम लगेगा। सेम टाइम लगेगा, क्योंकि आप पूरे अरे को तो नहीं चेक कर रहे ना। अरे चाहे 10 का हो चाहे 10 मिलियन का हो, आपने सिर्फ पहला वाला जो एलिमेंट है उसे सी आउट करा देना है, वो आप करा देंगे। तो ये कांस्टेंट टाइम कहलाता है। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं, लीनियर टाइम, बिग ओ ऑफ एन। बिग ओ ऑफ एन में क्या होता है कि आपका जो इनपुट साइज है वो अगर इंक्रीज बाय 1 कर रहा है तो आपके जो नंबर ऑफ स्टेप्स है वो भी इंक्रीज बाय 1 नहीं करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे, उससे कम भी नहीं करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल, आपका अरे जो है आपने फाइंड करना है कि इस अरे में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो अरे का साइज 10 है तो आपको कितने दफा कंपैरिजन करने पड़ेंगे, कितने सेल देखने पड़ेंगे आपको?
10 सर 10 सेल्स, पहले से लेके 10वें तक आप जाएंगे और आपको पता लग जाएगा मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। अब अरे का साइज अगर 10 मिलियन है तो फिर आपको कितने सेल देखने पड़ेंगे? 10 मिलियन, ठीक है ना। तो बेसिकली जो जो इनपुट इंक्रीज की है, आपके जो नंबर ऑफ कंपैरिजन या नंबर ऑफ स्टेप्स थे वो भी उतने ही इंक्रीज किए, ठीक है। तो ये लीनियर टाइम होता है। इसके बाद क्या होता है, ये एक ग्राफ है बिग ऑफ एन स्क्वायर का, कि आपका इनपुट साइज अगर 10 है तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स 100 होंगे। अगर इनपुट साइज 100 है तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स 10,000 होंगे। बेसिकली स्क्वायर हो रहा है। इसका एग्जांपल बाद में देखेंगे, पर इसमें आपको नजर आ रहा है कि जो जो इनपुट इंक्रीज करती है आपके नंबर ऑफ स्टेप बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है, ठीक है। एक और होता है जो यहाँ पे आखिरी लाइन है, वो है लॉग ऑफ एन। फॉर एग्जांपल इनपुट साइज अगर 8 है तो लॉग ऑफ एन का मतलब है कितने स्टेप होंगे? 3 स्टेप्स। अगर इनपुट साइज 4 है तो लॉग ऑफ 4 का मतलब है कि 2 स्टेप्स होंगे। इनपुट साइज अगर 16 है तो आपके एक्चुअल नंबर ऑफ स्टेप्स 4 होंगे। लॉग ऑफ 16 4 होता है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इनपुट साइज अगर डबल हो रहा है तो आपके टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो डबल नहीं हो रहे, वो बस इंक्रीज बाय 1 कर रहे हैं। यानी 4 से 8 हुई इनपुट, पर आपके जो नंबर ऑफ स्टेप्स थे वो 2 से 3 हो गए। जब 8 से 16 हुई इनपुट साइज तो आपके नंबर ऑफ स्टेप्स जो थे वो 3 से 4 हो गए, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि सबसे आइडियल ये है कि आपकी जितनी मर्जी इनपुट बढ़ जाए आपके रनिंग टाइम पे फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ये अच्छा है कि इनपुट बढ़ रही है, तो जितने से इनपुट बढ़ रही है आपका टोटल नंबर ऑफ स्टेप जो है बढ़ रहे हैं, पर उस रेट से नहीं बढ़ रहे, वो उससे कम रेट से बढ़ रहे। उसके बाद ये आ जाता है कि आपकी इनपुट जितनी बढ़ेगी उतनी ही आपके नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ेंगे। उसके बाद फिर ये आता है कि अगर इनपुट जो है वो बढ़ रही है तो नंबर ऑफ स्टेप्स उससे डबल रेट पे बढ़ेंगे। यानी इनपुट 4 से बढ़ी है तो नंबर ऑफ स्टेप 16 से बढ़ जाएंगे। इनपुट 5 से बढ़ी है तो नंबर ऑफ स्टेप 25 से बढ़ जाएंगे। और बाय द वे इससे भी बुरे होते हैं, आपका बिग ऑफ एन क्यूब होगा वो और भी ज्यादा स्टीप होगा। यानी इनपुट अगर 2 से बढ़ी है तो नंबर ऑफ स्टेप्स 8 से बढ़ जाएंगे। इनपुट 3 से बढ़ी है तो नंबर ऑफ स्टेप 9 से बढ़ जाएंगे, नहीं 27 से बढ़ जाएंगे। तो आपको नजर आ रहा है कि जो जो इनपुट बढ़ रही है आपके नंबर ऑफ स्टेप बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी क्लासेस होती है। आइडियली आप चाहते हैं कि यहाँ पे हो, यहाँ पे नहीं हो सकते तो यहाँ पे हो, यहाँ पे नहीं हो सकते तो यहाँ पे हो। कुछ केसेस में यहाँ पे आना पड़ता है। अगर इससे भी ज्यादा आपका टाइम लग रहा है तो चांसेस आ के प्रोग्राम इतना अच्छा नहीं है या फिर आपकी मजबूरी है कोई। अब देख लेते हैं एसिम्प्टोटिक क्लासेस कौन सी होती है। कांस्टेंट टाइम का हमने एग्जांपल देख लिया, बिग ऑफ 1, फिर लॉगरिथमिक है, फिर लीनियर है, फिर पॉली लॉगरिथमिक होती है, इसे बेशक इग्नोर करते हैं। क्वाड्रेटिक का हमने एग्जांपल देख लिया, क्यूबिक देख लिया। क्यूबिक के बाद जो है वो फिर पॉलिनोमियल होता है, यानी n टू द पावर सम कांस्टेंट, n क्यूब, n पावर 4, n पावर 5 एंड सो ऑन। और उसके बाद जो है वो एक्सपोनेंशियल और सुपर एक्सपोनेंशियल होता है। ये जो है ये बहुत ही बुरे प्रोग्राम होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा टाइम, जो हमने ब्रूट फोर्स वाली बात की थी वो यहाँ पे आ जाती है कि अगर इनपुट साइज n है तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो 2 टू द पावर n होंगे या n फैक्टोरियल होंगे। और वो आपको नजर आया था पिछले ब्रूट फोर्स वाले एग्जांपल में कि n फैक्टोरियल कितना बुरा एग्जांपल था, कि आपका एल्गोरिथम जो है उसमें इनपुट आपके 10% से बढ़ती है तो आपके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो आपको देखने पड़ते हैं वो 1000% से बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आइडियली यू वुड वांट कि आप इस रेंज में काम कर रहे हो, ठीक है। अब आप लोगों से एक सवाल है, लेट सपोज आपका जो प्रोग्राम है उसका रनिंग टाइम ये रेड लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी जो जो इनपुट इंक्रीज करती है आपका रनिंग टाइम जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो भी इंक्रीज कर रहा है। पहला सवाल तो आप लोगों से ये है, लेट सपोज इसका नाम f ऑफ n है।
पहला सवाल है कि इज एफ ऑफ एन बिग ओ ऑफ एन क्यूब? कोई जवाब देगा? नो सर। बिग ओ का क्या मतलब होता है? कोई डिफाइन करेगा? वो उससे लेस है। उससे लेस है। बेसिकली बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट अगर आपका रनिंग टाइम जो है इस कर्व से कम है फॉर ऑल इनपुट्स, तो इसका मतलब है कि आपका प्रोग्राम जो आपका जो रनिंग टाइम है वो बिग ओ ऑफ एन है, एन क्यूब सॉरी। ये एन स्क्वायर का ग्राफ था, ये लेट्स सपोज एन क्यूब का ग्राफ है। तो मुझे एक बात बताएं, इस पॉइंट के बाद आपका जो रनिंग टाइम है वो कभी भी एन स्क्वायर से या एन क्यूब से बड़ा होगा कि नहीं? नो सर। कभी भी नहीं होगा। तो इसलिए एफ ऑफ एन इज इंडीड बिग ओ ऑफ एन क्यूब, ट्रू। अगला सवाल, एफ ऑफ एन जो है वो बिग ओ ऑफ एफ ऑफ एन जो है वो बिग ओ ऑफ एन है कि नहीं? सर ये भी ट्रू है। यस सर। ये भी ट्रू है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के बाद आपका जब भी डेटा इनपुट साइज इंक्रीज करेगा तो आपका अपना जो रनिंग टाइम है वो इंक्रीज करेगा, पर हमेशा इससे कम होगा। तो आप कह सकते हैं कि बिग ओ ऑफ एन है, यानी हमेशा एक सर्टेन पॉइंट के बाद इससे कम रहेगा। ठीक है। और अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आई तो आप सिंपल एक एग्जांपल देख लें। इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट पे आपका जो रनिंग टाइम है उसकी वैल्यू 10 है और जो बिग ऑफ एन वाला रनिंग टाइम है उसकी वैल्यू 18 है। तो 18 10 से ज्यादा ही है ना। कोई और वैल्यू देखें, इस पॉइंट पे देखें। इस पॉइंट पे आपके प्रोग्राम को कितने स्टेप्स लग रहे हैं? 13। और ये जो बिग ऑफ एन वाली लाइन है इसे कितने स्टेप्स लग रहे हैं? 25। तो ज्यादा स्टेप आपके हैं कि ज्यादा स्टेप्स उसके हैं? तो द थिंग इज कि अगर आपका प्रोग्राम एक सर्टेन पॉइंट के बाद किसी और रनिंग टाइम से हमेशा कम होगा तो आप कह सकते हैं कि आपका प्रोग्राम जो है दैट इज बिग ओ ऑफ जो दूसरा वाला फंक्शन है। यानी इन दिस केस यू वुड से एफ ऑफ एन इज बिग ओ ऑफ एन क्यूब, एफ ऑफ एन इज बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर, एफ ऑफ एन इज बिग ओ ऑफ एन। अगला सवाल, इज एफ ऑफ एन बिग ओ ऑफ लॉग एन? नो सर। नो नो। क्यों? क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट के बाद आपका जो रनिंग टाइम है वो हमेशा लॉग ऑफ एन से ज्यादा ही होगा। तो आप ये तो कह सकते हैं क्लास, ये कह सकते हैं कि लॉग ऑफ एन इज बिग ओ ऑफ जो आपका फंक्शन है यानी एफ ऑफ एन, ये आप कह सकते हैं। पर आप ये नहीं कह सकते कि एफ ऑफ एन जो है दैट इज बिग ओ ऑफ लॉग ऑफ एन। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एन जो है वो लॉग ऑफ एन से ज्यादा होगा हमेशा एक सर्टेन पॉइंट के बाद। तो बिग ओ सिर्फ तब होता है जब एक सर्टेन पॉइंट के बाद आप उस फंक्शन से हमेशा कम रहेंगे। आखिरी सवाल, इज एफ ऑफ एन बिग ओ ऑफ 1? फॉल्स सर। No, नो sir. सर। यहां पे भी आंसर नो है। क्यों? क्योंकि बिग ऑफ 1 जो है वो आपको नजर आ रहा है कि हमेशा आपके फंक्शन से नीचे ही है। ठीक है क्लास। तो अगला एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अब आपने देखा है कि आपका एफ ऑफ एन जो है वो बिग ओ ऑफ एन क्यूब भी है और बिग ओ ऑफ एन भी है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यार आपका प्रोग्राम का रनिंग टाइम क्या है अप्रोक्सीमेटली, तो आप क्या जवाब देंगे, बिग ओ ऑफ एन या बिग ओ ऑफ एन क्यूब? एनी आइडियाज? आपने एक प्रोग्राम लिखा है और मैं कहता हूँ कि यार इसका रनिंग टाइम क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा, बिग ओ ऑफ एन या बिग ओ ऑफ एन क्यूब?
इसकी बात कर। सर हम कहेंगे बिग ऑफ एन से लेके बिग ऑफ एन 3 के दरमियान में। ओके, आपका जवाब है कि बिग ऑफ एन से लेके बिग ऑफ एन क्यूब तक। सर दोनों से लेस। क्या सर इन दोनों ट्रू हो रही हैं। वो तो हो रही है, पर आप मुझे क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे कि प्रोग्राम जो है बिग ऑफ एन में रन कर रहे हैं, या आप कहेंगे कि बिग ऑफ एन क्यूब में रन कर रहे हैं? सर बिग ऑफ एन क्यूब में। एक स्टूडेंट ने कहा है कि इसका प्रोग्राम जो है बिग ऑफ एन से लेके बिग ऑफ एन क्यूब तक जा रहा है। एक और स्टूडेंट ने कहा है कि इसका आप कहेंगे कि ये बिग ऑफ एन क्यूब है। अब मैं आपको इसका बिग जवाब, ऑफ एन उसी में शामिल हो जाएगा जब बिग ऑफ एन क्यूब कहेंगे तो। अब मैं उसका आपको जवाब देता हूँ। बात आपकी दुरुस्त है, पर एक सवाल का मुझे जवाब दें। अगर कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है और पूछते हैं कि हमने डिसाइड करने कि हम जिंदगी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने कि ना बने, और वो मेरे से सवाल करते हैं कि आप बस ये बता दें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तनख्वाह कितनी होती है महीने की, तो एक जवाब मैं दे सकता हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो तनख्वाह है वो 1 बिलियन रुपीज से कम है पर मंथ। दूसरा मैं जवाब दे सकता हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तनख्वाह जो है वो 1 मिलियन रुपीज पर मंथ से कम है। और तीसरा मैं जवाब देता हूँ कि 70,000 से कम है। तो अब इनमें से ये तीनों बातें सच हैं। आप किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी बंदे के पास जाएंगे, अगर वो बीएससी करके फॉरेन प्रोग्रामर बन गया है तो उसे 70,000 से कम मिल रही होगी, उसे 1 मिलियन रुपीज से भी कम मिल रही होगी, उसे 1 बिलियन से भी कम मिल रही होगी। तो मुझे एक बात है कि इनमें से मुझे आपको कौन सा जवाब देना चाहिए था? सर आंसर 3। आंसर 3। आंसर 3। अगर मैं आपको कहता हूँ कि यार अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए तो आपकी तनख्वाह जो है वो 1 बिलियन रुपए से कम होगी, तो इस जवाब का कोई फायदा हुआ है आपको? कोई आपके इल्म में इजाफा हुआ है? आप मेरे नो ऑफिस सर। आप मेरे ऑफिस में ना भी आते, आपको पता था कि 1 बिलियन रुपए तो नहीं आपको मिलते प्रोग्रामिंग के। अगर मैं आपको कहूँ कि 1 मिलियन रुपीज जो है उससे भी कम मिलेगा, तो वो भी आपको पता है कि कितने लोग हैं जो कि प्रोग्रामर हैं जिन्हें 10 लाख रुपए मिल जाते हैं बीएससी के फौरन बाद, किसी को भी नहीं मिलता। पर यस, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपकी तनख्वाह जो है वो 70,000 रुपए से कम होगी, तो फिर आप कह सकते हैं कि चलो अब जो है एक अक्लमंदों वाला जवाब मिला है कि अगर हम प्रोग्रामर बने तो पहले साल में हमें 70,000 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो हम कर लें तो हमारी तनख्वाह 70,000 से ज्यादा हो? डॉक्टर बन जाए सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बजाय, तो डॉक्टर को शायद 70,000 से ज्यादा मिल जाए, या कुछ और बन जाए। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है टाइट बाउंड का। यानी आप लाहौर के किसी बस स्टेशन पे खड़े होंगे और जापान के बस स्टेशन में खड़े होंगे, तो इन दोनों कौमों में फर्क क्या होता है कि जापानी को आप कहेंगे ना कि बस कितनी देर में आ रही है, तो आपको एग्जैक्ट बताएगा कि इतने मिनट के अंदर आ रही है। किसी लाहौरिये से पूछेंगे कि बस कितनी देर में आ रही है, तो कहेगा बस आना लिया बैठ जाओ इधर आना लिया। तो उस जवाब का क्या फायदा हुआ? वो 10 मिनट में भी आ सकती है, 10 घंटों में भी आ सकती है, शायद स्ट्राइक और पूरा दिन ही बस ना है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट होता है टाइट बाउंड का कि आपने जब भी जवाब देना है तो उसके जो सबसे करीब वाला जवाब है आप वो देते हैं। यानी पिछले एग्जांपल की अगर बात करें, इस एग्जांपल की बात करें, तो असूली तौर पे जो रेड लाइन है ये बिग O ऑफ n भी है और बिग O ऑफ n स्क्वायर भी है और n क्यूब भी है और जो भी आगे होंगे। पर अगर मैंने आपसे पूछा है कि इसका बिग O क्या है, इसका रनिंग टाइम क्या है, तो आप टाइटेस्ट बाउंड देंगे। और टाइटेस्ट क्या है? ये वाली। आप कहेंगे कि मेरा प्रोग्राम जो है इट रन्स इन बिग O ऑफ n, यानी अगर इनपुट बढ़ी तो आपका रनिंग टाइम बढ़ेगा पर बिग O ऑफ n से कम ही रहेगा। ये मुझे जवाब चाहिए। अगर आप मुझे कहते हैं कि मेरा प्रोग्राम जो है इट रन्स इन बिग O ऑफ n स्क्वायर, तो उसका क्या मतलब था? उसका तो मतलब ये भी हो सकता था कि शायद इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है। ये टाइम बहुत बहुत बुरे टाइम है, ये टाइम बहुत अच्छा है। तो अगर आप कहेंगे n स्क्वायर है तो मैं कह दूंगा यार बड़ा बुरा प्रोग्राम लिखे, इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप कहते हैं कि बिग O ऑफ n है
तो फिर मैं कहूंगा कि यस तुमने एक अच्छा प्रोग्राम लिखा है, क्योंकि ये एक अच्छे रीजनेबल टाइम के अंदर एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर देगा। ये पॉइंट समझ आए क्लास, कि जब आपने यस किसी सर। को बताना होता है तो आप जो जो नियरेस्ट वाला टाइटेस्ट है आप वो बताते हैं, उसके बाद वाले जो है इवन दो वो भी बिग हो है, पर वो बहुत ही ज्यादा, वो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप कह रहे हैं कि यार अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया तो मेरी तनख्वाह जो है वो 1 बिलियन रुपीज से कम होगी, ऑब्वियसली कम होगी। तो आपने टाइट बाउंड देना है एग्जैक्ट कि इससे कम है, ठीक है। और अगर आपका रनिंग टाइम जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता तो फिर आप कहते हैं कि हमारा बिगो जो है बिगो ऑफ एन स्क्वायर है। अगर यहाँ पे एग्जिस्ट करता तो आप कहते हैं कि ये बिगो ऑफ एन क्यूब है। यहाँ पे अगर कोई आपकी लाइन एग्जिस्ट कर रही है तो वो बिगो ऑफ लॉग एन भी है, बिगो ऑफ एन भी है, बिगो ऑफ एन स्क्वायर भी है, बिगो ऑफ एन क्यूब भी है और उससे आगे भी है। पर टाइटेस्ट क्या है? बिगो ऑफ लॉग एन। तो आप जवाब देंगे कि मेरा प्रोग्राम जो है उसका रनिंग टाइम बिगो ऑफ लॉग एन है। और उसके हम आगे जाके एग्जांपल करेंगे तो ये पॉइंट और ज्यादा क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है क्लास, एनी क्वेश्चन? नो सर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।